चलिए, तो देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित चल रही है। और 3 मिशन अभी बताए, आप लोग को तीनों याद रखना है कि कौन कौन कब आया। तो सबसे पहले आया था भारत साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 ईस्वी में। और भारतीय संविधान का जिस मिशन के सिफारिश भारतीय संविधान का गठन किया जाता है, जिसका नाम कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, इसकी गठन होती है, गठन भारत आता है 1946 में। विद डेट के साथ इसको बताएंगे 1946। इसी मिशन के सिफारिश पर भारतीय संविधान को गठित किया जाता है। भारतीय संविधान के गठित करने की शुरुआत होती है। अब इसका कहानी हम लोग देखेंगे। तो 3 मिशन को याद रखेंगे। साइमन कमीशन 1928 में, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। चलिए, उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिशन से चर्चाएं देखते हैं हम लोग। कहता है भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था, भारतीय संविधान के गठन का शुरुआत हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार। कैबिनेट मिशन, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार से शुरू होती है। कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार ही भारतीय संविधान की गठन होती है। कैबिनेट मिशन जो होती है 3 सदस्यीय टीम होता है, तीनों अंग्रेज होता है, तीनों अंग्रेज होता है। यानी 3 सदस्यीय टीम होता है, 3 सदस्यीय टीम होता है, जिसमें तीनों अंग्रेज होता है, तीनों अंग्रेज होता है। और कहा जाता है इस प्रकार, तीनों अंग्रेज का नाम, तीनों सदस्य का नाम देखेंगे। पहला का नाम होता है स्टोफोर्ड क्रिप्स, स्टोफोर्ड क्रिप्स। दूसरा का नाम होता है पैथिंक लॉरेंस। और तीसरा का नाम होता है एबी अलेक्जेंडर। चलिए, तो ये 3 सदस्यीय टीम होता है कैबिनेट मिशन। इस मिशन का देखिए सोच होता है, ये मिशन को गठित अंग्रेजों के द्वारा इस कारण से किया जाता है क्योंकि इस मिशन का कहा जाता है, सोच होता है इसका कि भारतीय लोगों को बरगला कर रखना है, घुमा कर रखना है, माइंड वॉश करते रहना है कि हम आपको चाहते, आपको हित में आए हैं, हम संविधान को निर्माण करवाना चाहते हैं, बस आप लोग कीजिए। लेकिन अंदर से इसका जो सोच था, वो सोच था कि संविधान भारत का निर्माण नहीं हो, बस भारतीय लोग को पता भी ना चले और ऐसा लगे भी उन लोगों को नहीं कि ये नहीं चाहता है। यानी कहने का मतलब, कहानी सुनते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वही कहानी था कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। 3 सदस्यीय अंग्रेज का टीम होता है, तीनों अंग्रेज होता है, स्टोफोर्ड क्रिप्स, पैथिंक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। होता क्या है कि ये तीनों जो होता है, यहाँ पे स्टोफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, और 2 अन्य सदस्य होता है। यानी ये अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं। होता क्या है कि जब मिशन आता है तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार, यानी ये कहता है कि हम आपको करवाना चाहते हैं सबसे पहले कि आप अपने पूरे भारत का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी भारत का क्षेत्र है, वो सभी भारतीय क्षेत्रों से अपना सदस्य को बुलाए, अपना सदस्य को बुलाए। और पूरे भारत से सदस्य बुलाया जाता है। तो कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार कुल 389 सदस्यों का गठन किया जाता है। कितना सदस्यों का गठन किया जाता है? 389 सदस्यों का गठन किया जाता है। वो 389 सदस्य, वो 389 सदस्य, वो 389 सदस्य बता रहे हैं। वो 389 सदस्य जो होती है, कहा जाता है ये 10 लाख जनसंख्या, जिस क्षेत्र का 10 लाख जनसंख्या होगी वहां से एक सदस्य आएंगे, वहां से एक सदस्य आएंगे। तो कुल 389 सदस्य का भारत में इस प्रकार गठन होती है कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार, जिसमें से कहा जाता है, इसमें से निर्धारित किया जाता है 292 जो होता है प्रांत से, 292 प्रांत से 93
देशी रियासत, 93 देशी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर, ये निर्धारण किया जाता है। यानी कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार कुल संविधान में 389 सर्वप्रथम 389 सीटों का आयोजन किया जाता है, आता है यानी स्वर्जित किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, सृजन किया जाता है, गठन किया जाता है और कहा जाता है इसमें से 292 प्रांत के लिए, 93 देशी रियासत। देशी रियासत क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। जो लोग उस समय राजा थे, जो क्षेत्र राजा के अधीन था उसे को देशी रियासत कहते थे। ये चीफ कमिश्नर, जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था उसको चीफ कमिश्नर के अंतर्गत रखा गया था। और ये जनरल क्षेत्र 292, यानी 292, 93 और 4 हो जाएगा 389। जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए आप लोग। 389 सीटों का गठन होती है। 389 सीटों में कहा जाता है कैबिनेट मिशन जब इतना गठन करवा देता है कैबिनेट मिशन, तो फिर कहता है कि आप लोग 389 सदस्यों में से चुनाव रखिए और चुनाव में कौन कितना जीतता है। तो उस समय 389 सदस्य को चुनाव होता है, लेकिन कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन का तो इच्छा था अंदर का, आत्मा अंतरात्मा थी, वो थी कैबिनेट मिशन का कि भारतीय संविधान को गठन नहीं होने देना, गठन नहीं होने देना। इसलिए 93 देशी रियासत को इन लोग बहका देता है, कहता है कि आप लोग राजा हैं, अगर जो संविधान किसी तरह सृजन हो जाता है, गठित हो जाता है, बन जाता है, निर्माण हो जाती है, तो आप लोग को अभी तो राजा है लेकिन फिर कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अभी मौका है कि आप लोग शामिल नहीं हो। यानी कि इधर तो कहता है कि आप लोग काम कीजिए, लेकिन अंदर अंदर कुछ और करते रहता है, इसको फोड़ देता है, फोड़ने का काम करता है। और चुनाव में जब चुनाव भारतीय लोक आयोजन करवाता है तो 292 देशी प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर, यानी चुनाव होती है 296 सीट पर। कितना सीट पर? 296 सीट पर ही चुनाव होता है। कितना सीट पर चुनाव होता है? 296 सीट। अब गायब कौन हुआ? तो 93 जो देशी रियासत थी उसको कैबिनेट मिशन, है ना, साइड से ही कुछ कान में भर दिया। नहीं कहा जाता है कि सारा चीज का इलाज हो सकती है लेकिन कान में भरा हुआ बात की इलाज नहीं होती। तो उसी प्रकार कान में कुछ कह दिया और कहने के बाद होता क्या है, होता है कि ये देशी रियासत जो होती है शामिल नहीं हो पाता है, शामिल नहीं हो पाता है। और कहा जाता है कि 296 पर ही चुनाव होती है, प्रारंभ होती है। भारतीय लोगों का जोर शोर था कि चलिए नहीं शामिल होता है कोई बात नहीं, हम लोग चुनाव करवाएंगे। चुनाव जब 296 पर होती है तो इसमें जीतता है सीट इस प्रकार से, 2-3 पार्टी उस समय होती है। यानी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस के बारे में भी थोड़ा सा भी बताएंगे। कांग्रेस उस समय जीत लेता है इसमें से 208 सीट। कितना? 208 सीट। कांग्रेस 296 में से 208 सीट को जीत लेता है। उसके बाद मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम लीग, मुस्लिम पार्टी 73 सीट जीतता है, 73 मुस्लिम पार्टी जीतता है। और 15 गो अन्य जनरल, जिसको अन्य कहा जाता है, कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, यानी निर्दलीय जिसको कहते हैं हम लोग भाषा में। तो 208 कांग्रेस जीतता है, 73 मुस्लिम पार्टी जीतते हैं, 15 अन्य जोड़ेंगे तो 73 और 15 को जोड़िए, 5 3 8 हो गया, और इधर हो गया 7 और 1 8, यानी कि 85 उधर हो गया, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना 96। चलिए जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ते हैं तो, है ना, जोड़ देते हैं, अगर गड़बड़ होगी तो यहीं पर निकल जाएगा। यानी 8 3 11 और 5 16, उसके बाद 7 और 1 8 और 1 इधर से 9 और इधर 296 देखिए आ गया। यानी कि इस प्रकार सीटों का यहाँ पर जीतता है। अब सीट पर जब जीत हासिल होती है, सबसे बड़ी तो कांग्रेस उभरी, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद अन्य। बात होता है अब कैबिनेट मिशन ने कहता है कि अब आप लोग बैठक कीजिए, है ना, अब आप लोग बैठक कीजिए कि आपके साथ कौन कौन है। ये तीन तीन अलग अलग खेमे में सीट जीत कर ले गए हैं, तो अब बैठक कीजिए कितने लोग आप लोग एक साथ हैं। तो देखिए अब बैठक होती है, कैबिनेट मिशन का ये सब चाल था। और चाल देखिए किस प्रकार से आगे होती है। कहा जाता है जब सीट का चुनाव हो जाता है
तो चुनाव में सबसे पहला संविधान से संबंधित इसी सीट पर चुनाव हुई थी। जब चुनाव होता है तो संविधान का प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक आप लोग जानते हैं, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के काउंसिल चैम्बर हॉल में, काउंसिल चैम्बर हॉल में हुआ था। काउंसिल चैम्बर हॉल के पुस्तकालय भवन में हुआ था। दिल्ली के काउंसिल चैम्बर हॉल के पुस्तकालय भवन में संविधान का प्रथम बैठक होती है। जब प्रथम बैठक होती है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। कहता है जब प्रथम बैठक होती है तो इसी प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन क्या करता है कि फोड़ देता है। कहता है आप लोग मुस्लिम हैं और आप लोग को अभी ही मौका है कि आप लोग अगर भारत में रहे, संविधान गठन हो गया तो आप लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोग अल्पसंख्यक हैं। इन लोग को बहका देता है जैसे तैसे कि आप लोग को अभी मौका है कि आप लोग पहला बैठक को बहिष्कार कीजिए और बहिष्कार कर पाकिस्तान को मांग कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का मांग पहले हो चुकी थी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब हुआ था, तो सबसे पहले 1940 ईस्वी में, यानी संविधान निर्माण से पहले ही। देखिए 46 में बैठक हो रही थी, 40 में ही मांग हो गई थी। पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था 1940 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1940 ईस्वी में किया गया था। यहां पर कहा जाता है 1940 ईस्वी में जब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है तो एक क्वेश्चन और उठती है, पाकिस्तान शब्द को जन्मदाता चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले जन्म देने वाले चौधरी रहमत अली, और पाकिस्तान का मांग सबसे पहले 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का मांग ऑलरेडी हो गया था, है ना, 1940 में। तो मुस्लिम लीग को पता था कि ये मौका है, और पहला बैठक को बहिष्कार इन्होंने कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार करता है। और पता नहीं चलता है कैबिनेट मिशन का ये सब चाल है, लेकिन कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता है। शामिल होता है 208 इधर और 15 अन्य, जिसको जरूरत थी। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग प्रथम बैठक को ही बहिष्कार करता है। मुस्लिम लीग प्रथम बैठक को बहिष्कार करता है, और बहिष्कार कर किस देश की मांग करता है? पाकिस्तान की। किस देश की? पाकिस्तान का मांग सर्वप्रथम मुस्लिम लीग संविधान के अगर किस बैठक में कहेगा, किस बैठक में, तो बैठक हो जाएगा प्रथम बैठक। कौन बैठक हो जाएगा? प्रथम बैठक हो जाएगा। और प्रथम बैठक में ही बहिष्कार करते हुए मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पाकिस्तान का मांग किया। कहा जाता है ये बैठक प्रारंभ होती है किसी तरह। इससे और क्वेश्चन होता है, कहता है कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक को बहिष्कार करते हुए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान का मांग किए थे। संविधान का सर्वप्रथम बैठक में पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम, संविधान से संबंधित अगर मांग कहेगा तो 1946 में, लेकिन सबसे पहले मांग 1940 में हुआ था। अब आता है, कहता है प्रथम बैठक जब होती है तो इसमें भारतीय लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। तो अध्यक्ष नहीं पता होता है। भारतीय लोग अगर मान लिया इस बैठक को रद्द भी करते तो कैबिनेट मिशन तो क्लू खोज रहा था कि कहीं से इन लोग को सुराग मिल जाए, गलती पकड़ा जाए, संविधान को खत्म कर देंगे निर्माण का। तो इन लोग अगर मान लिया इस बैठक को रद्द भी कर देते तो कैबिनेट मिशन को मिल जाता मौका। इसलिए इन लोगों ने कहा कि बैठक रद्द नहीं किया जाएगा। प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग जो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भारतीय संस्कृति के अनुसार सबसे बुजुर्ग, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। सबसे पढ़े लिखे तो नहीं कह सकते, सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको भारतीय लोगों ने सर्वसहमति के द्वारा कहा कि
इस सभा का हम लोग अध्यक्ष गार्जियन स्वरूप हम लोग इन्हीं को स्वीकार करते हैं और आज का बैठक संपन्न किया जाए, पूरा किया जाए। तो इनको अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष, सदस्य नहीं, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त कर दिया गया। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष, संविधान का अस्थाई अध्यक्ष एकमात्र कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कब नियुक्त हुए थे? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। अब आता है यहां से क्वेश्चन कि 9 दिसंबर 1946 से देखिए 2-3 क्वेश्चन। संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कहा हुआ था? तो दिल्ली के कौंसिल चैम्बर हॉल के पुस्तकालय भवन में, जहां पे मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने इस बैठक को बहिष्कार करते हुए किस देश का मांग किया था? तो पाकिस्तान का। कहता है कि इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। चलिए, अब आगे क्या होती है? संविधान का दूसरा बैठक होता है। संविधान का दूसरा बैठक, दूसरा बैठक फिर 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के कौंसिल चैम्बर हॉल के पुस्तकालय भवन में ही आयोजन होती है। दिल्ली के कौंसिल चैम्बर हॉल के पुस्तकालय भवन में ही आयोजन होता है। इस बैठक में बस एक ही प्रेरणा को रखा गया कि आज हम लोग संविधान जब तक नहीं बने, जब तक संविधान की निर्माण नहीं होती है, तब तक बैठक का अध्यक्षता कौन करेंगे, इसका निर्धारण इस बैठक में किया जाए। ये नहीं कि बार बार बैठक हुई और पते नहीं चले कि अध्यक्ष कौन है, इसका सभ्यता कौन करेगा, इस सभा का अध्यक्ष कौन होंगे, इसी में कंफ्यूजन लोग रह जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो दूसरा बैठक में क्लियर करने के लिए 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष का सिलेक्शन इन लोग किया और इसमें अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष यानी संविधान का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यानी यहां से 2 क्वेश्चन, संविधान का अस्थाई अध्यक्ष किसे कहा गया? तो संविधान का अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक में और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का प्रथम बैठक के रूप में, प्रथम बैठक में ही नियुक्त किया गया था। 2 बैठक हो गया। अब तो अध्यक्ष क्लियर हो गया। अब जब भी संविधान, जब तक संविधान की निर्माण नहीं हो जाती है, गठन की प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाती है, तब तक अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अध्यक्ष में जब तक लागू नहीं होती है तब तक संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का कैसा अध्यक्ष बन गए? अस्थाई अध्यक्ष। चलिए, दूसरा बैठक तक तो ठीक रहा। आगे होती है संविधान का फिर से तीसरा बैठक होता है। टोटल एक एक चीज लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सारा हो जाएगा। संविधान का तीसरा बैठक होता है, तीसरा बैठक, संविधान का तीसरा बैठक फिर से 2 दिनों बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 1946 ईस्वी को संविधान का तीसरा बैठक होती है। वह दिल्ली के कौंसिल चैम्बर हॉल के पुस्तकालय भवन में तीसरी बैठक का आयोजन किया जाता है। तीसरी बैठक जब होती है तो कहा जाता है कि तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर अध्यक्ष, कहा जाता है कि वो बिना अध्यक्ष, वो अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। तो कहा जाता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अपनी कुछ बात को यानी प्रस्ताव को रखते हैं। प्रस्ताव, प्रस्ताव, इसी प्रस्ताव को प्रस्तावना कहा गया और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी क्यों कहा गया सब बताएंगे। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने। ये देखिए, अब यहां से कहानी क्वेश्चन जो होती है, इस कहानी को देखते हैं।
कहता है संविधान का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। इन्होंने अपने बात में कहते क्या है कि देखिए बार बार दो दो दिन के बाद बैठक करने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए कहानी कि सबसे पहले राजा लोग को अलग कर दिया गया हम लोगों से। सीट तो गठन हुई थी 389, लेकिन 93 सीट लेकर चले गए। चुनाव में शामिल हुए मुस्लिम लीग, लेकिन जीतकर 73 सीट साइड हो गया। हो सके धीरे धीरे और कोई लोग अलग हो जाए, पता चलेगा कि कुछ नहीं बचा, संविधान में निर्माण नहीं हुआ, बीचे में रह गया। तो इन्होंने बात कुछ समझाने का प्रयास किया अपने प्रस्ताव में और कहता है कि अब हम लोग को संविधान गठन पर सोचना चाहिए, बार बार बैठक करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्होंने प्रस्ताव से संविधान को खोलने का, निर्माण करने के लिए खोले और खोलने का काम किया। यानी इस बात से, इनके बात से संविधान को गठन की प्रक्रिया की शुरू होती है। इसीलिए इस प्रस्ताव को संविधान का कुंजी कहा गया। क्या कहा गया? कुंजी कहा गया। दर्पण कहने का मतलब आईना होता है, आईना जो हम लोग देखते हैं चेहरा। इन्होंने ऐसा ऐसा बात कहा, ऐसे ऐसे बातों को बोला कि लोगों को पता चला कि संविधान अगर गठन होती है तो क्या फायदा होगी, क्या बेनिफिट होगा, हम लोग कैसे अभी जी रहे हैं और कैसे जिएंगे संविधान गठन होने के बाद। इन्होंने अपनी बातों में आईना की तरह दिखाने का काम किया। इसीलिए इस प्रस्तावना को संविधान का दर्पण, और यहां से खुला था यानी कि स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे संविधान का कुंजी। तो संविधान का दर्पण या कुंजी किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया। कहने वाले थे भीमराव अंबेडकर और पेश करने वाले प्रस्तावना को थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 संविधान का कैमा बैठक में, तीसरा बैठक में। अब आते हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, यहां से क्वेश्चन जान लेंगे कि भीमराव अंबेडकर भी जैसे 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को आना था और कुल भारत में संविधान निर्माण से संबंधित 389 सदस्य आए थे, जिसमें से एक सदस्य भीमराव अंबेडकर भी थे। तो पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो गोंड प्रदेश से हुआ था। गोंड प्रदेश जो पश्चिम बंगाल के गोंड प्रदेश से भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित कर संविधान में भेजा गया था, जिनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। अब संविधान का इनको पिता क्यों कहते हैं? तो पिता कहने का भी कारण है ना, वो हम आगे बताएंगे कि संविधान का पिता क्यों कहा जाता है। तो अब देखते हैं भीमराव अंबेडकर। यहां तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। तीसरी बैठक तक कहानी, जब तीसरी बैठक होती है तो संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं बीएन राव, बेनेगल नरसिम्हन राव। बीएन राव संविधान का संवैधानिक सलाहकार होते हैं। कहा जाता है कि बीएन राव के निर्देशानुसार अब संविधान को गठन करने के लिए इनके निर्देशानुसार कुल 13 समिति का गठन किया जाता है। 13 समिति का गठन यहां से शुरुआत हो जाती है, यानी कुंजी कहने का मतलब खुल जाती है। 13 समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें से एक समिति का अध्यक्ष, और उस समिति का नाम होता है प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष होते हैं भीमराव अंबेडकर। और कहा जाता है जिस समिति का भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष होते हैं, उसी समिति के द्वारा ये संविधान को लिखा जाता है। तो जिस समिति के द्वारा संविधान को लिखा जाता है उसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर होते हैं, इसीलिए संविधान का पिता कहलाते हैं भीमराव अंबेडकर। सारे एक एक बात जो संविधान में हुई है, काहे हुआ, क्यों कहा गया, ये सारा चीज को बताएंगे। आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, बस ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं होता है। बस लोगों का मानसिकता होती है, कुछ लोग को माइंड में बैठ गया है कि ऑनलाइन से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनका हो गया है कि ऑफलाइन से फायदा ऑफलाइन में ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन है ना। बस हम आपके सामने नहीं है, लेकिन सारा जैसे वहां पर समझाते, वहां पर लिखवाते, सब कुछ तो हो रही है। तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने वाला के लिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ सकता है। नौकरी से लेने से मतलब है, ऑनलाइन ऑफलाइन से मतलब नहीं होती है। बस समझने के लिए आपको एक बेहतर, ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर काम चल जाएगा, वो भी नहीं होगी। हाँ, एक ऑनलाइन में सिचुएशन, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका ध्यान बोर्ड पर होगी, लेकिन जब वीडियो देखिएगा तो कभी इधर कभी उधर। तो सब चीज का अलग अलग मर्यादा होती है।
तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत अब यहाँ तक हुई है समझने में तो बोलेंगे, और अब लिखवाना शुरू करेंगे। इसके बाद सब ये समिति बताना है। यहाँ तक में बोलिए, कोई किसी को दिक्कत कोई? स्क्रीन शॉट सब तो मिटा दिए, कुछ है इसमें नहीं, पूरा नहीं बच रहा है। ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए, हो गई। आप बताएंगे आप लोग को कहीं पर कोई परेशानी हुई समझने में? एक एक वर्ड, एक एक लैंग्वेज, एक एक बात को लिखवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कहीं पर कुछ हुआ है तो बोलिए, कहीं पर कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। आ गया ना? यहाँ के बाद आगे अभी संविधान देखिए निर्माण नहीं हुआ है। संविधान का निर्माण तब 13 समितियां गठन होगी, उसके बाद निर्माण होगी, भारत पाकिस्तान अलग होगी, बीच में और 2-3 जगह सीट का गठन होगा। अभी बहुत सारा निर्माण में तब निर्माण होती है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना? 63,96,729 रुपया लगा था, ये सब बात की बात है। ये सब बात, लेकिन अभी उसके पीछे बहुत पढ़ना है। संविधान का प्रक्रिया क्या क्या हुआ था, रचने में लिखवाने में क्या क्या झेलना पड़ा था लोगों को, वो सारा कहानी अभी और है। अभी तो इतना देखे है कि कितने लोग क्या क्या किए। चलिए, तो लिख लिए थे कहां तक हम लोग? चलिए, 1946 में आया था। उसमें 3 सदस्यीय टीम वाले बात नहीं लिखे थे? एक चीज और बताना चाहते हैं, आज तो संडे थी इसलिए हम ज्यादा क्लास ले लिए। ऐसे आप लोगों को 45 से 85 मिनट क्लास सब लोग। और एक चीज और बता देना चाहते हैं, जो लोग को पेमेंट हो गया था उन लोगों को तो नहीं, और जो लोग का कम भी होता, डाउन पेमेंट जैसे 1,000 रुपया किए थे, 2,000 रुपया किए थे, उन लोग को पूरा करना होगा। चाहे वो ऑफलाइन में पढ़िए या ऑनलाइन में पढ़िए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मान लिया जाए कि 15 से खुल भी जाती है, जो गांव पे है देहात में है, जो नहीं गया आना चाहते हैं, ऑनलाइन की भी सुविधा रहेगी। और जो गया आ गए ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में जो पैसा मान लिया जाए 1,000 रुपया पहले दिए थे, ऑनलाइन में पेड किए, तो पैसा इंक्लूड ही रहेगा। आपका पूरा सिलेबस का हम पैसा अगर लिए थे 3,000 रुपया, तो पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। जिनका ये पेमेंट था वो अलग, ठीक है। अब ऑफलाइन जब इंस्टीट्यूट खुलेगी तो उसका पेमेंट 500 होगा और 5,000 रुपया डाउन पेमेंट, जो नए सिरे से अब करेंगे। जिनका कुछ जिनका कुछ दिया हुआ था, जिनका पेमेंट कुछ दिया हुआ था, उनका पेमेंट वही पुराने पेमेंट के अनुसार 300 और 300 रुपया, जब तक कोर्स नहीं खत्म होगी। जैसे पढ़ना होगा, लेकिन पेमेंट देना होगा तभी पढ़ा पाएंगे। ऐसे विदाउट पेमेंट को तो नहीं पढ़ाएंगे। तो जो भी होगा रसीद सबका होगा, रसीद हमको दिखा दीजिएगा या भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हमको ऐसा इशू नहीं है कि पैसा आप लोग से दिए हैं फिर भी लेंगे, नहीं। जो कोर्स के लिए पैसा दिए, पूरा कोर्स हम आपको करके देंगे। चाहे जैसे कोर्स पूरा हो, ऑनलाइन से हो ऑफलाइन से हो, पूरा होगा। 15 जून से खुलने वाली है। 15 जून से जो जो गया पहुंच जाएंगे, उसका मान लिया ऑनलाइन में भी पैसा दिए हैं, उनका कट जाए, वो आपका उतना ही फी। लेकिन अब जो नए स्टूडेंट आएंगे उनका फी इतना रहेगा। चलिए, तो क्या? ओके, आपका तो ठीक है, आपका तो जानकारी है, ठीक है। आ, क्या नाम बताइएगा तब ना, मेरा ऐसा ही बोलने से मेरा से हम नाम पहचान जाएंगे। गौतम कुमार, रसीद भेज दीजिएगा आप। रसीद नहीं कैसे होगा, रसीद होगा ना? अच्छा, ठीक है, आप तो ईमानदारी पूर्वक बता सकते हैं ना कि क्या पेमेंट दिए थे नहीं दिए थे। ठीक है। ठीक है, ये सब जितना बात आज समझाए हैं, कल हम टोटल लिखवा देंगे, थोड़ा सा है ना। अब टाइम आप लोग, ठीक है ना?